क्लास 10 शुरू करेंगे। आज हम नया चैप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिविक्स का चैप्टर 2 है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो इससे स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ गवर्नमेंट। नाउ मीनिंग, स्टेट विच इज़ एन इनटेंजिबल एंड इनविजिबल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जा रहा है कि स्टेट क्या है? इज़ ए इनटेंजिबल मीन्स जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल, ठीक है। एंड इनविजिबल ऑर्गेनाइजेशंस, और इतने सारे जो उसमें ऑर्गेनाइजेशंस है जो हम कुछ जो हमें नज़र नहीं आते, वो काम है, दिखते नहीं हमें, उसे कहा जाता है स्टेट को। मतलब देखो कितना बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन क्या उसको हम अपने से, इसके कोई रूप नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है जिसको हम देख सकें, जिसे हम उसको छू सकें। इट इज़ एन इमोशनल कंसेप्ट कि हाँ हम ये स्टेट, ये हमारा स्टेट है, हम इसमें रहते हैं, वो एक इमोशनल कंसेप्ट होता है। लेकिन द ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड्स, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या प्रोवाइड करती है? द ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड्स इट इज़ अ टेंजिबल फॉर्म। लेकिन जब ऑर्गेनाइज किया जाता है और लोग मिलके काम करते हैं, तो वो जो लोग मिलके काम करते हैं वो हमें लोग दिखते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है? वो प्रोवाइड करता है एक टेंजिबल, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल हो जाता है वो, तो उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट को हम देख सकते हैं, स्टेट का कोई रूप नहीं है, वो इंटेंजिबल है, इनविजिबल है। बट गवर्नमेंट क्या है, किसने बनाया, कौन है, उसको हम देख सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा विच प्रोवाइड्स इट अ टेंजिबल फॉर्म विच इज़ बीन कॉल्ड एज गवर्नमेंट। हु प्रोवाइड? ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस किसने बनाया? अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु हैविंग द सेम डिज़ायर, जिसका मेन मकसद होता है सबके जो इक्वल सेम जैसे होते हैं, उनको वही काम होता है कि हमें देश की सेवा करना है, देश के लिए काम करना है। और वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूट फॉर्म होती है, और जहाँ पे बैठ के वो लोग काम करते हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट, ठीक है। तो जिसे हम, उसे हम देख सकते हैं गवर्नमेंट, तो वो हो जाता है टेंजिबल। बट स्टेट जो है वो इंटेंजिबल बताया जा रहा है। Now, it is the government which determines, express and implement the mutual desire of a state. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि स्टेट के अंदर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, स्टेट डिसाइड नहीं करता है। स्टेट जो है, पहले कहा गया इंटेंजिबल है, तो डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट, कि हमें क्या काम करना है, स्टेट की एक्सप्रेशंस क्या है, इम्प्लीमेंट्स क्या करना चाहिए, वो डिसाइड करता है। वी कैन से दैट इट इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ द एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशनल कंसेप्ट। तो ये गवर्नमेंट है जो अपनी इमोशनल एक्सप्रेस करती है, कंसेप्ट एक्सप्रेस करती है कि वो क्या क्या कर सकती है स्टेट के अंदर, स्टेट के लिए, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ गवर्नमेंट। अब इस तरह से कि स्टेट अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, अपने आप में कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता, तो उसको डेवलपमेंट करवाने के लिए कौन चाहिए? गवर्नमेंट्स चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो सकता है, तभी वो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है काम कब करेंगे? जब स्टेट होगा। तो इसी तरह से स्टेट इज़ कॉल्ड, स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट विच फॉर्म्स लॉ, क्योंकि गवर्नमेंट्स लॉ बनाते हैं लोगों के लिए, लोग क्या करेंगे, डिसाइड कहाँ करें, विद इन द पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ द स्टेट। अगर जो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे उसे पनिश भी किया जाएगा। एंड हु विल ओबे, और जो सही रास्ते में नहीं चलते उसको सही रास्ते में लाना पड़ता है, सही ट्रैक में लाना पड़ता है। तो इसी तरह से ये होते हैं गवर्नमेंट्स के काम। नाउ गवर्नर जो थे, ऑथर विच हैज़ बिन डिफाइंड एंड पॉलिटिशियंस हु हैज़ बिन डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, तो उन्होंने डिफाइन किया गवर्नमेंट्स क्या है। तो गवर्नमेंट उन्होंने डिफाइन किया, डेफिनेशन दिया कि गवर्नमेंट इज सच एन एजेंसी और मशीन, कि कोई एजेंसी मान लो या मशीन मान लो, थ्रू विच, जिसके ज़रिए, थ्रू विच आ स्टेट पॉलिसीज़, जिससे स्टेट की पॉलिसीज़ क्या है वो डिटरमाइन किया जाता है। नॉमिनल इश्यूज, जो भी इश्यूज होती है वो सामने आती है और उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। रेगुलाइज किया जाता है पब्लिक वेलफेयर, कि पब्लिक की भलाई के लिए काम किया जाता है। ये सब कब करते हैं, कौन करता है? गवर्नमेंट्स करती है। और वो कहाँ पे करती है, किसके लिए करती है? स्टेट के लिए करती है। तो गवर्नमेंट क्या है? एक एजेंसी है और एक मशीन से, मैकेनिज्म मान लो या मशीन मान लो, थ्रू विच वी कैन डिजर्व, जो स्टेट को चाहिए वो सारा काम गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। ना फॉलोइंग में क्या है कि फॉलोइंग आर द 3 ऑर्गन्स। So how many organs do we have in the governments? 3 organs. The first is legislature, second is executive,
and the third is judiciary. So the three organs, without these three organs, any type of government, either democratic or non-democratic, each government, they are having the organs. For example, humans, they are having the organs. Either they belongs to this country or any other country. The organs remains the same. The same like the governments, either it is democratic or non-democratic, either it is monarchy or dictatorship. They are having the organs, and there are three organs: judiciary, legislative, executive, and judiciary. Clear? So we will discuss today step by step. Let's start with legislature. Now legislature means parliament. Okay, the legislative body is been called as parliament body. Now parliament consists of three parts. Number one, president. Number two, Lok Sabha. Number three, Rajya Sabha. Okay, so these are the three components of the parliament. So we will start with the legislative or the parliaments. Legislative is the first organ among the three organs of the governments. It contains to Indian government system. Legislative has two levels: the federal legislative and the state legislative. Our constitution has named the federal legislative as a parliament. So now, what is saying in Indian government system, we are having two level of the federal legislative and state legislative. Federal and state legislative, they are two, and the federal legislative, that the parliament, the central government and the state governments. Federal, central, and the state means state governments. So the federal legislative are being called as parliament. Now according to the provisions of articles, the article 76, which has been written in the Indian constitution, जो Indian constitution में लिखा गया है, that there is a parliament in the Indian Union, which is formed jointly by president and the two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. So the components of the parliaments are having three. How many? Three components. What are they? Number one is president. The second is Lok Sabha. The third is Rajya Sabha. So according to the articles which has been written in the constitution, जो articles लिखी गई है constitution के अंदर कि 79 articles जो है कि parliament जो है इंडिया के अंदर, they will be consist of president and both the houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. So in this manner, parliament refers to the joint form of three. तो इस तरह से parliament जो हो गया, three forms, three components हो गए, president, Lok Sabha and the Rajya Sabha. Now we will discuss the formations of the organizations. Now, formations or organizations of the Lok Sabha. Now, in this chapter having marks 7 marks. Okay, it will having marks 7 marks you will get from this chapter. 2 marks for short questions and 5 marks for long questions. So 5 plus 2, 7 marks. Clear? So this chapter you have to go through it, because in civics you are having mainly 3 chapters and the 3 chapters will contain 20 marks. 3 chapters are having 20 marks. So you have to very very attentive to listen these topics and understand the chapter, so that it will be easy for you, so that you can easily attain 20 marks. Chapter that is central government, it will, if you understand the chapter central government, it will be easy to understand the state government. Okay, so please be attentive and see that video properly. Let's start with this Lok Sabha, formation of the Lok Sabha. Now, Lok Sabha is the first of the lower house or the house of people.
So we can call Lok Sabha as the lower house, or we can call as it as the House of People of the Indian Parliament. Now its member are elected by the citizens through adult franchises. के जो members होते हैं, तो who are going to be elected and who are going to give the vote. So we are going to give the vote through adult franchise. Means adult means 18 years and franchise means right to vote. Right to vote. So those who are 18 or above, they are having the right to give vote in the parliament, in the Lok Sabha elections. Now who is going to contest the elections? So the people who are attaining 25 years, जो 25 years के हो जाते हैं, वो चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं. तो वोट देने के लिए कितना है? 18 years, और चुनाव में खड़े होने के लिए लोकसभा के लिए 25 years. सो नंबर 1, सो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है, फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा, ये टोटली एक क्वेश्चन है जहाँ पे 2 marks लिखी गई है कि फॉर्मेशन, राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा. They will put these questions, and for that you have to write 4 points. Any 4 points. First, जैसे number 1 is there, number 2 is there, number 3 and number 4. तो you have to write down 4 points with descriptions. उसको define भी करनी है. तो 4 points लिखेंगे तो आपको 2 marks easily मिल जाएगी. और easy है, देख के लगता है कि बहुत बड़ा, but it is very easy. The first point is number of members. So how many members are there in the Lok Sabha? Now, what are the numbers totally? So it will say in the beginning the number of members of Lok Sabha was fixed to 500 by the constitution, but at time this number was increased. लेकिन धीरे धीरे ये नंबर जो है 500 से बढ़ गया. Why? Because of the population increase होने लगा. Now as per the Goa, Daman and Diu Reorganizations Act, जब ये फॉर्म्ड हुआ, रीऑर्गेनाइज किया गया, एक्ट बनी 1987 में, it has been decided that the maximum strength of the Lok Sabha can be of 552. तो कितना बना? 552. पहले कितना था? 500. तो 552 अभी हो गया. तो 552 में क्या बोला गया कि 530 जो है ये इलेक्टेड होते कहाँ से? स्टेट से. एंड a maximum number of 20 members will be elected from the union territories. तो ये 520 हो गया, उसमें से 530 हो गया. तो 530 कहाँ से? स्टेट से. 20 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरी से, और जो 2 है ये कोई इलेक्ट नहीं करता. इससे जो नंबर 2 बच गया, तो 530 प्लस 20 तो कितना हो जाता है? 550 हो गया. तो ये जो 2 है इट विल बी नॉमिनेटेड. इसमें इसकी चुनाव नहीं होती है, इसकी इलेक्शंस नहीं होती है. ये हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं दो पर्सन्स को, एंड फ्रॉम एंग्लो इंडियन. तो ये 2 जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? एंग्लो इंडियन मतलब होता है कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के नहीं गए, इंडिया में रह गए और उन्हें बाद में एज ए इंडियन सिटीजनशिप मिल गया, तो दे वर कॉल्ड एज एंग्लो इंडियंस कम्युनिटीज़. जो दोज वर रिसाइडिंग, जो इंडिया में रह रहे उनकी जाने के बाद भी. तो ये 2 मेंबर्स यहाँ से प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं कि ये 2 जो लोग हैं ये पार्लियामेंट में रहेंगे, लोकसभा में रहेंगे. तो ये हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स. तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं? 552 आउट ऑफ 530 फ्रॉम स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. फिर नेक्स्ट आता है इलेक्शन. नंबर 2 पॉइंट्स है इलेक्शन. इलेक्शन में क्या होता है कि मेंबर ऑफ लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिसे हम लोग वोट करते हैं डायरेक्टली लोकसभा इलेक्शंस के लिए, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. अडल्ट फ्रेंचाइजी 18 ईयर्स अब जो होते हैं वो सारे वोट करेंगे उसके बेस पे. तो इस तरह से ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं लोकसभा के, ना हैव सिंगल मेंबरशिप्स. सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सभी एरिया से कितने लोग खड़े होते हैं? बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही विनर होता है, और इसीलिए सिंगल मेंबरशिप्स होती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के. तो हमारे पास मान लेते 552 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया है, तो मेंबर भी कितने होंगे? 552 ही होंगे. क्लियर? तो इसी तरह से इलेक्शन भी हो गया पॉइंट, बहुत इजी पॉइंट है इलेक्शन वाला भी. फिर आता है नंबर 3 पॉइंट में अगर हम जाते हैं क्वालिफिकेशन लेते हैं. तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? टू बी अ मेंबर, टू बी द कंटेस्ट, कि हमें मेंबर बनना है लोकसभा का और हमें इलेक्शन लड़ना है. तो सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप,
that he should be a Indian citizenship. Second, he should be the age of 25 or more. मिनिमम कितना 25 होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो जाए बट मिनिमम 25 है. Third, he should not hold any office, profit office under the government or state government. It means कि वो बंदा जो भी खड़ा हो रहा है में he or she they should not have any government office jobs, private or government, either state लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो. तो उनको अगर इस लोकसभा के लिए चुनाव में खड़ा होना तो इनमें से इनको रिटायर्ड क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करनी पड़ेगी. फिर फोर्थ होता है ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज मेंटली डिसेबल, कि वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब ना हो, ऐसा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए. और शुड नॉट बी बैंकक्रफ्ट, या फिर उनके बैंक बैलेंस ज़ीरो, कंगाल हो गया, ऐसा बैंक जो है बोल देते कि बैंकक्रफ्ट हो गया, ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा बंदा है तो उसने पहले से ही अपने पैसे को कुछ सेव नहीं कर पाया, तो देश के लिए वो क्या करेंगे, देश को भी वो बैंकक्रफ्ट कर सकते हैं इसके लिए. तो ये 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स है, बट आप इजीली 4 पॉइंट्स स्टार्टिंग के जो बहुत इजी थे वो कर सकते हो. फिर फोर्थ पॉइंट जो है टर्म्स. द टर्म्स ऑफ लोकसभा कितने समय के लिए होता है, 5 years के लिए होता है. सो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन इट completions of 10 years. दिस इज हैज़ डन फॉर 9 times टिल नाउ. तो अब तक कितनी बार हो चुका है डिसॉल्व, 9 times हो चुका है. मतलब कि 5 years के लिए तो हमने चूज़ किया था उनको, लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे, प्रेसिडेंट ने देखा कि लोकसभा में जो था लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होने से मतलब होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वहाँ पे अपोजिशन पार्टी है, उन्हें रूलिंग पार्टी पे कोई भी भरोसा नहीं रहा, वो सही से काम नहीं कर रहे और सबने वोट आउट कर दिया उनको उनके खिलाफ, मीन्स नेगेटिव में. तब ऐसे समय में प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करना पड़ता है लोकसभा. और उसके मतलब वो 5 years कंप्लीट नहीं हुआ तो भी उन्हें रिज़ाइन करनी पड़ेगी. पूरी मिनिस्ट्री को प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है डिसॉल्व. तो मिडिल में वो डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है. फिर मीटिंग, फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th वाला, मीटिंग. तो लोकसभा की मीटिंग होती है, राज्यसभा की जो मीटिंग होती है, और कॉल एंड पोस्टपोन, बुला सकते हैं मीटिंग को, पोस्टपोन कर सकते हैं. कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ही करता है. एंड द रूल्स रिगार्डिंग दिस आर्ग्यूमेंट्स, अरेंजमेंट जो भी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके बारे में ओनली दैट द इंटरवल बिटवीन 2 रिस्पेक्टिव मीटिंग्स, की लोकसभा और जो भी मीटिंग्स होती है ईयरली 2 मीटिंग्स होनी चाहिए. एंड द मीटिंग शुड बी इंटरवल, के बीच में गैपिंग कितना होना चाहिए, 6 months का गैप होना चाहिए, वेयर ऑल द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट. तो 2 मीटिंग शुड बी कंडक्टेड ईयरली एंड द गैपिंग, उनके बीच में गैपिंग कितना होना चाहिए, 6 months की गैपिंग होनी चाहिए. तो ये 5th पॉइंट हो गया. अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफिस ऑफ द लोकसभा की ऑफिस क्या है और कौन संभालता है. तो लोकसभा में जो है कंट्रोल करता ऑफिसर जो है वो कौन है, वो होते हैं स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर कहा जाता है. जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. अब मान लो आप स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल चार्ज लेते हैं. जब प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल छुट्टी में चले जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, तो उसी तरह से स्पीकर है. स्पीकर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, छुट्टी में चले गए या फिर एनी प्रॉब्लम अराइजेज, इमरजेंसीज, तो उस समय डेप्यूटी स्पीकर will follow the same rules and power as speaker. So the articles, according to articles 93 में जो आर्टिकल्स लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें बताया गया है कि द लोकसभा itself will appoint a speaker and deputy speaker from among its member, कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर जो है लोकसभा खुद आपस में ही लोकसभा के मेंबर से ही चुनेंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर. एज स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, इसे भी हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस. इफ अ बिल इन दिस कंटेंट गेट पास विद मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये तभी होगा, हम इनको भी हटा सकते हैं स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को, अगर लोकसभा के अंदर मेंबर्स जितने हैं तो मेजोरिटी मेंबर्स 2/3 मेंबर्स ने इसको वोट आउट कर दिया कि हमें ऐसे स्पीकर नहीं चाहिए, सही से काम नहीं कर रहे, तो उसे भी हम हटा सकते हैं. मतलब पार्लियामेंट उसे, लोकसभा जो है हटा सकती है उसे. But this type of bills can only be presented in Lok Sabha if a notice has been given regarding the presentation of such bills at least 14 days prior. तो कहा जाता है प्रेसिडेंट लोकसभा ऐसा कर सकती है, लेकिन उससे पहले 14 days पहले नोटिस देनी पड़ती है उन्हें भी और पार्लियामेंट के अंदर भी कि ये प्रोसेस होने वाला है. अकॉर्डिंग टू द कंटेस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर
इज इंटाइटल टू गेट वेजेस एंड अलाउंसेस एज फिक्स बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे उसकी जो पेमेंट है, वो पेमेंट जो भी वेजेस है डेली जो उनकी सैलरी होती है, अलाउंस, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है वो कौन फिक्स करता है? पार्लियामेंट फिक्स करती है। टाइमली जैसे सबकी फिक्स होती है वैसे इनकी भी फिक्स होती है ना। फंक्शंस ऑफ स्पीकर की फंक्शंस, क्या फंक्शंस करता है स्पीकर, क्या काम करता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया हैज़ द सेम पावर विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू स्पीकर एंड द ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। तो अब स्पीकर के पास वैसे ही पावर है जैसे ब्रिटिश में जो ब्रिटिश के स्पीकर होते हैं उतना ही। तो पहला पावर है हमारा यहाँ पर, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर ऑल द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा। स्पीकर जो है सारी मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, सारी मीटिंग कंडक्ट करते हैं। ही बीइंग द स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो ये स्पीकर है, मतलब वो इंचार्ज है पूरे उसके लोकसभा के अंदर। तो लॉ ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटायर प्रोग्राम प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा जो भी होती है डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है कि कितना समय का चलेगा प्रोग्राम, कब तक चलेगी, कितने मिनट्स का डिबेट्स होने वाला, ये सारा डिसाइड स्पीकर करता है ना। विद द एडवाइस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस ही फिक्स द टाइम ऑफ डिबेट्स। तो लीडर ऑफ द हाउस मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो उनकी एडवाइस से वो टाइमिंग जो है डिबेट्स का फिक्स करते हैं और डिस्कशंस जो होता है वेरियस इशू में उनसे पूछा जाता है, फिर शुरुआत की जाती है। फिर ही इज कॉल्ड द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन। स्पीकर जो है लोकसभा के अंदर उसको एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन भी कहा जाता है ऑफ सम कमेटी, क्योंकि कुछ कमेटी के वो हेड होते हैं, इसके लिए उसको कहा जाता है एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ सम कमेटी ऑफ द हाउस। ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्टेड कमिटीज। उसके साथ साथ ये बहुत कुछ जैसे ही किसको अपॉइंट करते हैं? चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। अलग जो भी कमेटीज फॉर्म होती है उसके चेयरमैन को ये अपॉइंट करते हैं। एंड दिस कमेटी परफॉर्म्स वर्क अंडर हिज डायरेक्शंस। तो वो जो कमेटी इन्होंने फॉर्म किया था, इनकी चेयरमैन को इन्होंने अपॉइंट किया था स्पीकर ने, तो वो उन्हीं के अंडर में ही काम करेगी, उन्हीं के डायरेक्शन में ही काम करेगी। फोर्थ, स्पीकर डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। तो स्पीकर ही इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो बिल डिस्कस होने वाला है वो मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। बिल जब कोई लॉ पास होता है तो उससे पहले वो बिल के नाम से पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। डिस्कस होने के बाद जब वोटिंग होती है, फिर उसके बाद जब वो पास हो जाता है तब उसको हम लोग लॉ बोलते हैं, उससे पहले उसे बिल बोला जाता है। तो मनी मैटर से रिलेटेड जो बिल होती है उसको मनी बिल कहा जाता है, और मनी से इसके अलावा जो भी होती है और तो उसे हम लोग ऑर्डिनरी बिल्स के नाम से कहा जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। तो स्पीकर डिसाइड करता है वेदर वो मनी बिल हो या फिर ऑर्डिनरी बिल हो। द फिफ्थ इज ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट्स, कि पार्लियामेंट के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट के अंदर क्या है, दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, दोनों के बीच में जो ब्रिज बनता है, टेक प्लेस थ्रू द स्पीकर। तो स्पीकर ही डिस्कस जाके करते हैं कि क्या बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर क्या डिस्कशंस हुआ है, तो स्पीकर ही जाके प्रेसिडेंट को डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो है दोनों के लेके चलना ये स्पीकर ही करता है, ठीक है। Now next is formations और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राज्यसभा। तो जैसे लोकसभा की फॉर्मेशन हुई थी वैसे राज्यसभा की फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा को क्या बोला जाता है? सेकेंड हाउस या फिर अपर हाउस के नाम से, या फिर काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स के जो काउंसिल्स होते हैं वही इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा के लिए, तो इसीलिए काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी उनको कहा जाता है। इट हैज़ लेस पावर एज कम्पेयर टू द लोकसभा। तो राज्यसभा के पास पावर कम है कंपेयर टू लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, हम लोग जो वोट देते हैं वो लोकसभा के लिए देते हैं। राज्यसभा में जो वोटिंग होती है वो इनडायरेक्ट, मतलब हमने जिसको वोट दिया था लोकसभा के अंदर या फिर स्टेट में विधानसभा के अंदर एमएलए के लिए, तो वही लोग वापस चुनाव लड़ते हैं राज्यसभा के लिए। तो इसके लिए पीपल विल बी क्वेश्चंस टू लोकसभा नॉट द राज्यसभा। तो इसके लिए लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, बट स्टिल इट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। लेकिन फिर भी उसका खुद का अपना इम्पोर्टेंस है, कुछ उसकी पावर्स है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले उसके फॉर्मेशंस को। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं, और प्रोसेस क्या है इलेक्शंस का।
तो राज्यसभा में टोटल कितने सीट्स है? 250 है, बट एट प्रेजेंट कितना है? 245। 245 है, उसमें से आउट जो है 12 मेंबर्स जो होते हैं ये नॉमिनेट करते हैं। जैसे हमने लोकसभा में देखा कि 2 मेंबर्स नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पर भी 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, और वो अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट होता है। जैसे मान ले आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से, सोशल सर्विस से, स्पोर्ट्स से, इस तरह से अलग अलग से वो 12 पीपल्स को नॉमिनेट करते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंट्स करते हैं 233 मेंबर्स, एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मेंबर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो ये पे क्या प्रोसेस बताया जा रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटर मतलब स्टेट के जो एमएलए सारे स्टेट्स के जितने एमएलए होते हैं सारे इसके अंदर आते हैं वोटिंग के लिए कि वो चुनाव लड़ेंगे राज्यसभा के लिए। तो अपॉइंट किया जाता है 233 मेंबर्स, ठीक है। तो ये मेंबर्स जो अपॉइंट किया जाता है अलग अलग स्टेट से एमएलए जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स, वो इलेक्ट कैसे होते हैं? वो होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अभी प्रोसेस आएगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो सेम प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी, उसमें फॉर्मूलाज है और उस फॉर्मूलाज को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कितने नंबर मेंबर्स वोट्स दिया इस तरह से उस बेस पे उसको वोटिंग किया जाता है। तो इसी तरह से आपको सिर्फ इतना याद रखना प्रोसेस क्या है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय इट्स मेंबर, एंड मेंबर्स कितने इसमें? 245, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशंस। क्या है इसकी? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप्स में अगर हमें राज्यसभा में जाना है तो सबसे पहले उसे लोकसभा में मेंबर, सबसे पहले लोकसभा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोकसभा में या फिर स्टेट लेवल पे तो कहा जा रहा है सेम एज लोकसभा में जो है वैसे ही, जैसे इट शुड बी इंडियन सिटीजनशिप। फिर 12 उसके बाद ही शुड बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे जो एज होगा 25 नहीं होगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा है तो इसकी जो नंबर्स है नंबर ऑफ एजेस जो है वो बढ़ जाएंगी। जैसे कि द ओनली डिफरेंसेस जो है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कि वो 25 होता था, यहाँ पे 30 हो जाएगा, बाकी सेम है, ठीक है। फिर हम मूव करेंगे 10 ईयर्स। इसके 10 ईयर्स कितने होते हैं? ये 6 ईयर्स के लिए होते हैं। हमने लोकसभा देखा था 5 ईयर्स, ये 6 ईयर्स के होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 1/3 मेंबर्स जो होते हैं, इसके 1/3 मेंबर्स राज्यसभा के लिए जो मेंबर्स होते हैं उसके 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। तो 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स में रिटायर्ड होते हैं और उसके जगह में न्यू मेंबर्स आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट है पावर्स ऑफ द राज्यसभा, ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा में कौन आएंगे? लोकसभा में तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा में कौन है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर द 2 ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द, तो यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है, वो है यहाँ के एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पे एक तो चेयरमैन हो गए, ठीक है, एंड डेप्यूटी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के विल बी एक्ट एज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा एंड हिज टेन्योर इज 5 ईयर्स। ये कितने दिनों के लिए होते हैं? 5 ईयर्स के लिए होते हैं। तो राज्यसभा जो अपॉइंट्स करते हैं वन मेंबर फ्रॉम इट्स मेंबर एज द डिप्यूटी चेयरमैन फॉर 6 ईयर्स। तो यहाँ पे एक तो चेयरमैन हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया डेप्यूटी चेयरमैन। तो चेयरमैन के लिए होता है कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए, और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए 6 ईयर्स। तो चेयरमैन जो होता है वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा भी होते हैं। और दूसरा जो होता है उसी मेंबर से ही वहीं से लेते हैं हम लोग, चूज़ किया जाता है राज्यसभा के अंदर से ही, और उसे चूज़ किया जाता है ऐसा डेप्यूटी चेयरमैन, लेकिन वो 6 ईयर्स के लिए चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से राज्यसभा एंड लोकसभा लगभग सिमिलैरिटीज़ है। लोकसभा में 25 था, राज्यसभा में 30 है। तो इतना याद रखना, लोकसभा 5 ईयर्स था, राज्यसभा 6 ईयर्स है। और इसके अंदर क्या है कि एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट।
तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर्स में अगर समझ में आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट ईजी हो जाएगा, क्योंकि सेम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सिर्फ नाम चेंजेस होगा, बाकी प्रोसेस पावर्स आर इक्वल, सेम हो जाता है। तो इसीलिए ईजी हो जाएगा अगर आपको ये इस चैप्टर में समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है 3 चैप्टर्स, ये चैप्टर्स हैं और दूसरा हमारा, तो चैप्टर सिविक्स का चैप्टर 2 और 3 जो चैप्टर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों को मिला के 15 मार्क्स। तो सोचो 2 चैप्टर्स में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये देखा जाए अगर समझ में आ गया तो ईजिली 15 मार्क्स कैरी हो सकते हैं आपके। तो इसके लिए अच्छे से समझ के वीडियो समझ लें और चैप्टर्स को एक बार रीड आउट भी ज़रूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।